Let us start with exercise 3C MCQ question number 1. Choose the correct answer from the options given below. Letters have usual meanings, मतलब principal P है, R rate of interest है, that is what they mean. A is amount. तो बोला है इन्होंने find compound interest compounded yearly for the given time. ठीक है, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 1.5 years. नाउ लिसन हियर, जब भी टाइम फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, जब भी टाइम कौन से फॉर्म में होगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा. तो अगर 6 मंथली बेसिस है तो प्रॉब्लम नहीं है. ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करो रेट के साथ, सॉरी रेट के साथ डिवाइड बाय 2 करो, नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करो. अगर हाफ ईयरली बेसिस पे है तो, मगर अगर ये ईयरली बेसिस पे है, ओके, एनुअल बेसिस पे है, एंड टाइम इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी टाइम 1 साल 2 साल ऐसा नहीं है, टाइम है 1.5. अब 1.5 को बोलूंगे फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके, तो टाइम जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है और हमें एनुअल बेसिस पे पता करना होगा, तो वी विल हैव टू यूज द टेबल विच इज गिवन इन chapter number 2, page number 2, page number 27. ओके, पेज नंबर 27. कंपाउंडेड ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली दोनों का एक टेबल दिया है पेज नंबर 27 पे. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो. तो ठीक है, अब सबसे पहले मैं लिखता हूं अमाउंट का फॉर्मूला. अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n, मगर n फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी 1.5 है. तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये n जो है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी ये है 1.5 years. तो जब भी 1.5 year होगा तो मैं 1 year का एनुअल बेसिस पे पता करूंगा. इसको डिवाइड कर लूंगा 2 पार्ट में, 1 हो जाएगा एनुअल बेसिस में, और बचा हुआ जो हाफ है ये होगा 6 मंथली बेसिस पे. ओके, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह पर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 1. ओके, रेस टू 1. 1.5 year का, 1 साल का अलग करेंगे, हाफ ईयर का अलग करेंगे. 1 साल का करेंगे एनुअल बेसिस में और हाफ ईयर का करेंगे 6 मंथली बेसिस पे. ओके, तो 1.5 को स्प्लिट कर दिया, इधर 1 ले लिया, यहां पे मल्टीप्लाई बाय, फिर ये जो आगे है 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू हाफ. मगर ये जो हाफ पार्ट जो है ना बचा हुआ, ये 6 मंथली बेसिस पे करेंगे. तो जब भी 6 मंथली बेसिस में करते हैं तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 2 से डिवाइड करेंगे. तो दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ओके, अब तक हम लोग ऑप्शंस नहीं देख रहे कि ऑप्शंस में क्या दिया है, पहले हम हमारा कैलकुलेशन करते हैं. तो दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 गिव्स मी 200. 1.5 इंटू हाफ, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्रॉस कटिंग है, बीच में मल्टीप्लाई है. whenever there is multiply हम लोग क्रॉस कटिंग कर सकते हैं. आंसर आ गया 1. अब ये फॉर्मूला किसका है? दिस फॉर्मूला इज फॉर अमाउंट. दिस फॉर्मूला इज फॉर अमाउंट. मगर मुझे कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट. उन्होंने बोला है पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट मिलने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा तुम्हारा फाइनल अमाउंट जो होगा, माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, जो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल यूज किया है वो. फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल इज इक्वल टू टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ईयर्स. ओके, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर पूछा होता है, सिर्फ सेकंड ईयर, तो अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर माइनस प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर. और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स पूछा होता, 2 ईयर्स, अब इसमें डिफरेंस है सेकंड ईयर और 2 ईयर्स में. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स पूछा होता तो अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर माइनस प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर.
यहां पे सिर्फ उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का ऐसा नहीं पूछा है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, पूरे ड्यूरेशन का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूरे ड्यूरेशन का कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर, एकदम बिगिनिंग जहां से किया था वो प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो अमाउंट हमें क्या मिला है, ये पूरा अमाउंट मिला है, ये जो मिला है ये पूरा अमाउंट है, तो अमाउंट नीचे लिख लो। अमाउंट क्या मिला है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 1, रेज टू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू वो समझ जाएंगे, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 प्लस R अपॉन 200। ये सेम फॉर्मूला मैंने एज इट इज इधर कॉपी कर लिया अमाउंट की जगह पर। ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा मेरा बन गया अमाउंट, ये पूरा मेरा बन गया अमाउंट। अब अमाउंट में से क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल, तो माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल तो P ही है, तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो दिस मैचेस विथ सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और ये ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है। ओके, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। नाउ लेट्स गो अहेड, ये समझ में आ गया ना, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कौन सा, फाइनल, प्रिंसिपल कौन सा, एकदम स्टार्टिंग का, क्योंकि इन्होंने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो अमाउंट, फाइनल अमाउंट माइनस एकदम इनिशियल प्रिंसिपल, तो ये कर लिया, ये मिल गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो, मगर इस बार ईयर कितना है, 1 ईयर, तो ईयर 1 है, एनुअल बेसिस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो नंबर ऑफ ईयर्स आर नॉट फ्रैक्शनल, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N, और यहां पे N कितना है, 1 ईयर, ओके, N कितना लेंगे हम लोग, 1 ईयर, तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 1। अब रेज टू 1 मतलब कुछ नहीं, होल ब्रैकेट के आगे 1 है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर रेज टू 1 है तो रेज टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज व्हाट अमाउंट। हमें चाहिए क्या, हमें उन्होंने बोला है टू फाइंड आउट व्हाट, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें क्या मिल रहा है, अमाउंट हमें ये मिला है, ये जो कैलकुलेट किया है दिस इज द अमाउंट, तो अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिख लिया हमने, क्या मिला, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, माइनस की जगह पर माइनस, P की जगह पर P, दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये कौन से आंसर से मैच कर रहा है, ओके, ये सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, नहीं सेकंड ऑप्शन में नीचे 200 है तो ये भी नहीं, थर्ड ऑप्शन में भी नीचे 200 है, ये भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन में नीचे 100 है मगर नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, ये भी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 1, रेज टू 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, माइनस P, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड वाला, 2.5 ईयर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ ईयर्स जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा और एनुअल बेसिस होगा तो प्रॉब्लम है, 6 मंथली बेसिस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनुअल बेसिस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है, 2 ईयर्स का अलग से पता करेंगे, हाफ ईयर का अलग से पता करेंगे, 2 ईयर का एनुअल बेसिस में पता करेंगे, हाफ ईयर का 6 मंथली बेसिस में पता करेंगे। तो फॉर्मूला हमने ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 2.5, तो 2 ईयर्स अलग हो जाएगा और हाफ ईयर अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2, ये 2 आ गया इधर, ओके, ये 2 आ गया इधर, 2 ईयर्स का अलग से और हाफ ईयर का अलग से, तो हाफ ईयर का हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू हाफ, मगर ये जो बचा हुआ जो हाफ ईयर है ना, दिस विल बी कैलकुलेटेड इन 6 मंथली बेसिस, ये 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट को भी
डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो 2 ईयर्स है वो तो एनुअल बेसिस में ही होगा, तो ये एनुअल बेसिस में ही है। तो एनुअल बेसिस में जब करते हैं तो हम लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, मगर जब 6 मंथली बेसिस पे करते हैं, जब 6 मंथली बेसिस पे करेंगे तो रेट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड, वो तो करना पड़ेगा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपने आंसर से मैच करेगा। तो दिस इज अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 हो जाएगा 200 रेस टू हाफ इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना है 1, बचा कितना है 1। नाउ दिस इज ऑल अमाउंट, ये पूरा अमाउंट है, मगर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए CI। तो CI क्या होता है, CI इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है, ये जो मिला है ये पूरा अमाउंट है, तो अमाउंट के नीचे हम लोग अमाउंट लिख देंगे जो मिला है, दैट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 200। ओके, ये पूरा हो गया अमाउंट। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल। तो माइनस हमने कर दिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कॉमन भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। अब ये आंसर अगर मैं देखता हूं तो एज इट इज मैच हो रहा है ये। ओके, अच्छा ये 2.5 ईयर्स है ना। ओके ओके, तो ये मैच हो रहा है अपने ऑप्शन नंबर 4 से। ओके, फोर्थ वाला और अपना आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो आंसर है 4th वन। ओके, नेक्स्ट बी वाला, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब वापस से पेज नंबर 27 पे सब कुछ दिया हुआ है, पूरा चार्ट बनाया हुआ है। हाफ ईयरली होता है ना तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अगर कब, अगर नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है और नॉर्मल भी फॉर्म में है और हाफ ईयरली है तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड, ओके मिल जाएगा। तो ये स्प्लिट जो हम लोग कर रहे थे ना, ये कब जरूरत पड़ती है, जैसे नंबर ऑफ ईयर्स अगर फ्रैक्शनल है मगर एनुअल बेसिस में है। ओके, तो एनुअल बेसिस में प्रॉब्लम है, 2 ईयर्स का अलग से करेंगे, हाफ ईयर का 6 मंथली बेसिस पे करेंगे। मगर अगर हाफ ईयरली है तो नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स इंटीजर्स में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाफ ईयरली है तो क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 साल दिया है, टाइम इज 1 ईयर, तो टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 1। तो व्हाट वी विल राइट, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू 1, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर दिया है, मगर हाफ मंथली बेसिस है, हाफ ईयरली बेसिस है, हाफ मंथली नहीं, हाफ ईयरली बेसिस है। तो जब भी हाफ ईयरली बेसिस होगा तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड, दैट इज व्हाट वी डू जब भी हाफ ईयरली पूछा होगा। तो व्हाट डज इट गिव्स मी, इट गिव्स मी द फाइनल आंसर बिकम्स P into 1 plus R upon 2 into 100 will give me 200 raised to 1 into 2 is 2, 1 into 2 is 2, but what is this, remember this is amount, ये amount है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए CI। तो CI कैसे मिलेगा, CI is equal to amount minus principal। amount क्या मिला है मुझे, amount मिला है P into 1 plus R upon 200 raised to 2, माइनस की जगह पर माइनस, प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल। नाउ लुक विच ऑप्शन क्लोजली मैचेस आवर ऑप्शन, तो ये नहीं है क्योंकि इधर 100 है, ये हाँ यही है, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 रेज टू 2 माइनस P, परफेक्टली मैच हो रहा है, दिस इज व्हाट CI। नेक्स्ट हमें दिया है नंबर ऑफ ईयर्स इज 1.5 ईयर। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में, मगर कोई बात नहीं, ये तो 6 मंथली बेसिस में है ना, हाफ ईयरली बेसिस पे है, तो हाफ ईयरली बेसिस में प्रॉब्लम ही नहीं होता, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में हो या इंटीजर के फॉर्म में हो, सीधा नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड। हाफ ईयरली में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है एनुअल बेसिस में। ठीक है, तो लेट अस डू दैट। तो ये हो गया 1.5 ईयर है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया,
p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n। प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल, 1 की जगह पे 1, r की जगह पे r अपॉन 100। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स है 1.5, मगर हाफ ईयरली बेसिस पे है, 6 मंथली बेसिस पे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड। स्प्लिट करेंगे क्या? स्प्लिट नहीं करेंगे। स्प्लिट कब करते हैं? जब एनुअल बेसिस में होता है। तो ये हाफ ईयरली बेसिस में, तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं। 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 विल गिव मी 200। नीचे 1.5 इंटू 2। अब 1.5 को जरा सिंप्लीफाई कर लो। 1.5 नीचे वाले नंबर को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई, जो आंसर मिलेगा उसको ऊपर वाले नंबर से प्लस। इसको बोलते हैं मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे वाले नंबर को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई, जो आंसर मिलेगा उसको ऊपर वाले नंबर से प्लस। तो 2 1s are 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा। आगे क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2। आगे क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2। तो इधर भी मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 अपॉन 1 है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर मुझे क्या मिला? 3। दिस इज व्हाट? अमाउंट। दिस इज व्हाट? अमाउंट। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए CI। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? अमाउंट जो ऊपर मिला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन, सॉरी इट्स 200, R अपॉन 200 क्यूब माइनस P। ओके, कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ओके ये ओके, सेकेंड वाला आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। दिस मैचेस टू आवर फाइनल आंसर। CI is equal to P into 1 plus R upon 200 raised to 3 minus P। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला MCQ है। नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स दिया है और हमें करना है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। ओके, हाफ ईयरली बेसिस है। हाफ ईयरली बेसिस जब भी होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई और रेट को हम लोग करेंगे 2 से डिवाइड। ओके, दिस इज द रूल हाफ ईयरली बेसिस के लिए। और हाफ ईयरली बेसिस में स्प्लिट बिट करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस R अपॉन 200 रेस टू N। N कितना दिया है? 2 ईयर्स, तो N की जगह पर आ गया 2। आगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 है ही है, आगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 है ही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 रेस टू 4। बट दिस इज व्हाट? अमाउंट। हमें चाहिए क्या? CI। तो CI कैसे मिलेगा? CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है P, ओ सॉरी, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? अमाउंट है P इंटू ये जो मिला है, दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 रेस टू 4, माइनस की जगह पर माइनस, प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल। दिस इज CI। नाउ लुक विच आंसर मैचेस टू दिस आंसर। आई गेस अच्छा दिस, ये भी नहीं, इसके नीचे 200 है, ये नहीं है, ये 200 है, हाँ इधर 4 है माइनस P। थर्ड वाला आंसर मैच कर रहा है। थर्ड वाला आंसर इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी हैव रिटन। ओके, सो थर्ड वन इज द ऑप्शन। नेक्स्ट सी वाला देखते हैं। इफ ₹6,000 अर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1,200 इन 6 months, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इज व्हाट? जो चाहिए, जो दिया है वो पहले लिख लो। प्रिंसिपल दिया है 6,000, CI दिया है 1,200। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फॉर्मूला बेसिस पे कर रहे हैं तो फॉर्मूले में अमाउंट होता है, फॉर्मूले में CI नहीं होता, अमाउंट होता है। तो लेट अस कैलकुलेट अमाउंट ना। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमने ले लिया 6,000
CI हमने ले लिया 1200, इन दोनों को प्लस किया, मिला 7200 विच इज द अमाउंट। और टाइम दिया है 6 मंथ, बट इज इट एनुअल बेसिस और इज इट 6 मंथली बेसिस, तो वो नहीं दिया है। ओके ओके, तो एनुअल बेसिस में है या 6 मंथली बेसिस पे है, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। ओके, अब तुम बोलोगे सर अपने पास ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। ओके, मैं सॉल्व करता हूं पहले, फिर देखो, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि एनुअल बेसिस भी चलेगा, 6 मंथली बेसिस भी चलेगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ओके, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या दिया है? प्रिंसिपल इज 6000, लिख लिया 6000। अमाउंट, अमाउंट क्या है? अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 7200, तो दैट इज द अमाउंट 7200 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, आर हमें नहीं मालूम है, अपॉन 100 रेज टू एन। नंबर ऑफ ईयर्स कितना लेंगे हम लोग? क्या लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स बताओ? वी जस्ट हैव ए टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स को नंबर ऑफ ईयर्स में अगर कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स इज नथिंग बट हाफ ईयर। अब एक बात समझ लो, जब पावर रेज टू हाफ होता है तो हाउ डू वी सॉल्व इट? हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमको दे दिया 4 रेज टू हाफ, अच्छा 4 रेज टू हाफ कैलकुलेट कर सकते, चलो मैंने अगर तुमको ले लिया 6 रेज टू हाफ, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल वी कैलकुलेट 6 रेज टू हाफ? ओके, नहीं कर सकते। कैन वी राइट 6 इंटू 6 टू टाइम्स? नहीं। अच्छा, इसका एक ऑप्शन है, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 6, मगर ये हम लोग लॉज ऑफ इंडाइसेस में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। राइट नाउ 6 रेज टू अगर हाफ है तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, वी कैन नॉट कैलकुलेट। ये जो मैंने किया है, दिस इज आफ्टर वी स्टडी लॉज ऑफ इंडाइसेस, जो अभी हमने नहीं किया है, आगे चैप्टर में है। तो राइट नाउ आई कैन नॉट कैलकुलेट रेज टू हाफ। अब एक बात समझ लो, ओके, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, when time period is, okay, एक मिनट, when time period is 6 months, then we must calculate the interest or the amount on 6 monthly basis, इवन दो क्वेश्चन में 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है। दे हैवंट मेंशन कि 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करो। उन्होंने सिर्फ क्या दिया है, सॉरी ये नहीं, नॉट दिस वन, 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए कहीं भी नहीं बोला है। टाइम पीरियड 6 मंथ्स है, तो जब टाइम पीरियड 6 मंथ्स होता है तो हम 6 मंथली बेसिस में ही कैलकुलेट करते हैं। अगर ईयरली बेसिस होगा तब भी 6 मंथली बेसिस में ही कैलकुलेट करेंगे। मार्क दिस इंपॉर्टेंट। अगर 6 मंथली बेसिस पे तो इवन दो एनुअल बेसिस पे बोला है, मगर हम 6 मंथली बेसिस पे ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब टाइम पीरियड 6 मंथली बेसिस होगा, जब टाइम पीरियड 6 मंथली बेसिस होगा, तो सब जब टाइम पीरियड 6 मंथ्स होगा तो ईयरली बेसिस है या 6 मंथली बेसिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई विल कैलकुलेट इट ऑन 6 मंथली बेसिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 2। इवन दो क्वेश्चन में नहीं बोला है 6 मंथली बेसिस, मगर टाइम पीरियड जब 6 मंथ्स है, टाइम पीरियड जब 6 मंथ्स है तो हम लोग 6 मंथली बेसिस में ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहां पे करता हूं, यहां पे जगह जरा कम है। 7200 इज इक्वल टू 6000 1 प्लस आर अपॉन 200 रेस टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई है दो फ्रैक्शन के बीच में, क्रॉस कटिंग हो गया, आंसर बच गया 1। इस 6000 को मैं इधर भेज दूंगा, 6000 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहां जाके माइनस होगा, क्या यहां जाके डिवाइड होगा। तो दिस इज 7200 अपॉन 6000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। मैं आगे भी रिड्यूस कर सकता हूं, बट विल आई डू इट, आई डोंट नो। कर लो, रिड्यूस कर लो, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0 का 0। दिस कैन अगेन बी रिड्यूस्ड बाय 3 से, तो 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 का 0। दिस कैन अगेन बी रिड्यूस्ड बाय 2, फिर भी कर लो,
2 6 आर 12, 2 5 आर 10। तो यहां पे मेरे पास क्या बचा, 6/5 लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट आर, तो 1 को इधर भेज दो, कैसे भी कर लो, 1 को इधर भेज दो या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उधर भेज दो, कुछ भी कर लो। तो मैं यहाँ पे 6/5 -1 कर लेता हूं, ये +1 था, इक्वल के लेफ्ट में चला गया तो -1 हो गया, राइट में r अपॉन 200 है। अब बहुत सारे बच्चे ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई सजेस्ट देम कि पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो और बाद में ही ट्रांसपोज करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवर्स बॉडमास यूज करेंगे। जब भी ट्रांसपोज करते हैं ना, तो प्लस माइनस जो हुआ है वो पहले उधर जाएगा और जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ है वो बाद में जाएगा। ओके, तो ये बॉडमास का रिवर्स रूल फॉलो होता है यहाँ पर, तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। 200 को तुम पहले वहां पे भेज सकते हो क्या, बिफोर यू सेंड +1। अगर तुमने ये 200 इधर डिवाइड हुआ है, इधर जाके पहले मल्टीप्लाई बाय 200 कर दिया तो आंसर इज रॉन्ग। ओके, पहले प्लस जो हुआ है माइनस हुआ है उसको पहले ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बाद में ट्रांसपोज करो, ठीक है। तो 6/5/1, अब यहाँ पे तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो 6 - 5/5 इज इक्वल टू r अपॉन 200। 6 - 5 इज 1, 1/5 इज r अपॉन 200। तो r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 200 को उधर भेज दिया, 200 डिवाइड हुआ तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r अपॉन 5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 200, 5 4 आर 20, 0 का 0, तो रेट इज 40%। यस, रेट इज 40%, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा जब भी टाइम पीरियड 6 मंथ्स होगा, जब भी टाइम पीरियड क्या होगा, 6 मंथ्स होगा, तो हम 6 मंथली बेसिस पे ही कैलकुलेट करेंगे। इवन दो क्वेश्चन में नहीं बोला है कि 6 मंथली बेसिस पे करो, तब भी 6 मंथली बेसिस पे ही करेंगे, क्योंकि वो एनुअल बेसिस या 6 मंथली बेसिस एक ही बात हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी। डी वाला देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, काफी बड़ा है, बट बहुत इजी है, इट इज नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पे क्या दिया, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, तो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है, वी डोंट नो व्हाट द प्रिंसिपल इज। ओके, तो वी डोंट नो व्हाट द प्रिंसिपल इज बिकॉज सर्टेन सम ऑफ मनी बोला है, तो प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है। SI for 2 years, simple interest for 2 years is 2400. So 2400 is a simple interest. Time is equal to 2 years. Okay, time is equal to 2 years. If the rate of interest is 10% per annum, R is equal to 10% per annum, then CI for the first year is what? अब CI for the first year पता करने के लिए मुझे पहले प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा। आई कैनॉट कैलकुलेट, जो दिया है उससे मैं CI नहीं पता कर सकता, आई विल हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल फर्स्ट। तो प्रिंसिपल पता करना बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, दैट इज 2400, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, आर मुझे मालूम है 10, टाइम मुझे मालूम है 2 अपॉन 100। ये 0 गया, ये 0 गया, ये 10 को इधर भेज दिया, ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 10 is equal to 2 into P, 2 into P is 2P। अब 2 को भी इधर भेज दो, 2 को भी इधर भेज दिया, 2 यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2400 into 10 डिवाइड बाय 2, 2 से हमने इसको रिड्यूस किया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो प्रिंसिपल मुझे मिला 1200 into 10, दैट इज इक्वल टू 12000। दिस इज द प्रिंसिपल, वेरी इजी। कुछ भी किया क्या हमने, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, जो चीजें दी थी उसको सब्स्टिट्यूट किया और प्रिंसिपल पता कर लिया। प्रिंसिपल पता करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनलेस यू फाइंड आउट प्रिंसिपल यू कैनॉट फाइंड CI। अब नाउ CI फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज एग्जैक्टली सेम, इज एग्जैक्टली सेम। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं CI ही पता करता हूं, CI फॉर द फर्स्ट ईयर विदाउट फॉर्मूला यूज करता हूं, तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, CI for the first year और simple interest for the first year is exactly same। तो प्रिंसिपल कितना है, जो यहाँ पे मिला 12,000, तो दैट इज 12,000 into R, R is what, R is 10, rate of interest is 10, टाइम इज 1, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का CI पता कर रहा हूँ, तो टाइम मैंने क्या ले लिया, 1 अपॉन 100, 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए, आंसर हो गया 1200। तो 1200 इज CI फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, तो फर्स्ट ईयर का CI 1200, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे
CI फॉर द सेकेंड ईयर, CI फॉर द सेकेंड ईयर विदाउट फॉर्मूला यूज करो ना, विदाउट फॉर्मूला यूज करो। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग CI पता करते थे, CI पता करने के बाद हम लोग अमाउंट पता करेंगे। अमाउंट इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस CI ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस इज 12,000। तो प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 12,000 प्लस CI फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1200। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 0 0 2 3 1, okay, 1 3 2 0 0. This is amount of the first year. Now we know that amount of the first year becomes amount of the first year becomes principal of the second year. तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर क्या है, 13200। रेट कितना है, रेट इज 10, टाइम इज अगेन 1, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला है तो फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग से, तो टाइम 2 नहीं लेंगे। CI ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दिस विल गिव मी, मैं इसको, ठीक है, यहां पे एक स्टेप करता हूं। प्रिंसिपल इज 13200, रेट इज 10, टाइम इज 1 अपॉन 100, 2 जीरोस गए, 2 जीरोस गए, 132 इंटू 10, तो ये हो गया 1320। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दिस इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years अगर बोलेंगे तो CI ऑफ सेकेंड ईयर प्लस CI ऑफ फर्स्ट ईयर दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा CI ऑफ 2 years। यहां पे क्या पूछा है हमें, यहां पे पूछा है CI फॉर सेकेंड ईयर, ओके, CI फॉर सेकेंड ईयर। तो CI फॉर सेकेंड ईयर अपने को क्या मिला, 1320। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, 3120। द सम इज, सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है हमने। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना मिला है, 12,000, तो इसका आंसर है 12,000, द सम यानी प्रिंसिपल। थर्ड भी हो गया। फोर्थ, द अमाउंट इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट तो 2 साल के बाद का अमाउंट, तो अमाउंट भी हम लोग पता कर लेंगे। अमाउंट हम लोग कैसे पता कर लेंगे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर पता करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर इज 13200 प्लस CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना है, 1320। इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, इन दोनों को ऐड किया तो अपने को मिला, हमें मिला 14520। दिस इज अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, दिस इज व्हाट, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो लेट अस चेक ये किससे मैच कर रहा है, 14520 फर्स्ट ऑप्शन से ही मैच कर रहा है, दैट इज अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई हाफ ईयरली कैलकुलेट करो। कोई बात नहीं, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना आसान होता है, ईयरली कैलकुलेट करना मुश्किल होता है जब नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल में होता है। मगर हाफ ईयरली तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, स्प्लिट विट कुछ करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता है। नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड, हो गया। तो इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट। ओके, अमाउंट कैलकुलेट करने बोला है। अमाउंट हमें पूछा हुआ है, क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है 7400, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5 एंड ड्यूरेशन इज 1 year, यानी नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 1। आई गेस दिस इज वेरी इजी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, बट हाफ ईयरली है यानी 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड। वी आर डूइंग इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं 6 मंथली बेसिस पे। तो यहां पर व्हाट इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज 7400 1 प्लस R अपॉन 200, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 1, तो नंबर ऑफ ईयर्स की जगह पर आ गया 1 एंड 1 इंटू 2 विल गिव मी 2। ओके, अमाउंट मुझे मालूम है क्या, अच्छा अमाउंट ही तो, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5। ओके, एक मिनट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5, तो यहां पर आ गया 5। एवरीथिंग इज गिवन, सिर्फ कैलकुलेट करना है। ओके, यू कैन डू इट बाय योर ओन।
ओके, बचा हुआ कैलकुलेशन कर लो, इट्स नॉट ए बिग डील. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली on rupees 10,000 okay, for 18 months at 10% per annum, okay. तो what is been given, हमें दिया क्या है, find the difference between compound interest compounded yearly and compounded half yearly. इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए. तो पहले हम लोग पता करेंगे कंपाउंडेड ईयरली और बाद में हम लोग पता करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ओके, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब इन दोनों का जो सीआई आएगा, उन दोनों सीआई का डिफरेंस पता करना है. ओके, दोनों सीआई का डिफरेंस. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज फॉर बोथ द थिंग्स. प्रिंसिपल इज 10,000, यहां पर भी प्रिंसिपल 10,000 है. ओके, 10,000 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है. टाइम 18 मंथ्स है, दोनों के लिए 18 मंथ्स है. तो यहां पे टाइम हो गया 18 मंथ्स. टाइम यानी हम लोग यहां पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स. तो दिस इज 18 मंथ्स. तो 18 मंथ्स को नंबर ऑफ ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.5 ईयर. 18 मंथ्स इज नथिंग बट 1.5 ईयर. एक साल में हो गए 12 महीने, 6 महीने और बच जाते हैं, तो दैट इज हाफ ईयर. 1.5 ईयर इज 18 मंथ्स. यहां पे भी नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 1.5 ईयर. अब याद रखना, अगर ये हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n. जब भी हाफ ईयरली होता है तो हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं. दैट इज ऑल वी डू. स्प्लिट करने की जरूरत है क्या, नहीं, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. कंपाउंडेड ईयरली जब होता है तो हमें, और नंबर ऑफ ईयर्स अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिट कैसे करूंगा मैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. ये 1.5 ईयर का 1 ईयर आ जाएगा इधर, और हाफ ईयर जो है वो आ जाएगा इधर. मगर ये जो हाफ ईयर है उसको 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट को डिवाइड बाय 2. जबकि यहां पे ईयरली बोला है, मगर जब भी हाफ ईयर होता है ना, 6 मंथ्स बचते हैं, उस हाफ ईयर को स्प्लिट करके 6 मंथली बेसिस में कैलकुलेट करते हैं. अब इन दोनों का अमाउंट मिलेगा, फिर दोनों से सीआई निकालेंगे और दोनों के सीआई को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे. ओके, मेरे ख्याल से ये सीआई ज्यादा होगा, हाफ ईयरली का सीआई ज्यादा होगा कंपेयर टू ईयरली, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट हो रहा है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि उसको तुम साल में अगर 4 बार कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी बिगर देन कैलकुलेटेड 2 टाइम्स अ ईयर. ओके, तो जितनी बार कैलकुलेट करोगे उतनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा हो जाता है. तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दिस विल बी बिगर, दिस विल बी बिगर एंड दिस विल बी स्मॉलर. कंपाउंडेड ईयरली हमेशा छोटा होगा. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कैलकुलेट एंड सॉल्व दिस. तो ये हो जाएगा, पहले ये कैलकुलेट करते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 10,000, 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 1. रेज टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है. 1 प्लस अगेन 10 अपॉन 200. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो जाएगा, इज अगेन 1. तो दिस इज ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 कैंसिल आउट हो गया. ये हो जाएगा 10,000 इंटू, एलसीएम ले लिया यहां पर तो ये हो गया 11 अपॉन 10. यहां पर भी एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20. ओके, 21 अपॉन 20, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया. नीचे 2 है, इधर 100 है, तो 2 कैन बी डिवाइड बाय 100. आंसर क्या आ जाएगा, 50. तो आंसर इज 50 इंटू 11 इंटू 21, विच इज आंसर इज 1155
550. दिस इज अमाउंट. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CI. ओके, हमें चाहिए CI. तो CI कैसे मिलेगा, CI हमें मिलेगा CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 11550 एंड प्रिंसिपल इज 10,000. तो CI हो गया 1550. ओके, दिस इज CI ऑफ 1.5 year calculated on annual basis. Now we will calculate CI on the same principle but compounded half yearly. तो ये हो जाएगा A is equal to principal 10,000 into 1 plus R is 10 upon 200 N upon 2. N कितना है, N है 1.5. N है 1.5 multiplied by 2. 1.5 can be written as मिक्स्ड नंबर है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. नीचे वाले नंबर को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई, जो आंसर मिलेगा ऊपर वाले नंबर से प्लस. 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3. This becomes 3 upon 2. Now multiplied by 2 है तो multiplied by 2, ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर बचेगा 3. तो दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस ये 0 गया, ये 0 गया, आंसर आया 1/20. ये सबको मैंने इधर सॉल्व कर लिया. यहां पे मुझे आंसर क्या मिला है 3, तो इधर आंसर क्या आ गया 3. ओके, 1.5 इंटू 2, तो 1.5 इंटू 2, 1.5 को सॉल्व किया तो 3/2 आ गया. ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर क्या बचा 3. नाउ दिस इज 10,000. एलसीएम ले लिया अंदर तो ये हो जाएगा 21/20 raised to 3. This will be 10,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20. 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया. ये 2 से 10 को डिवाइड कर सकता हूं. 2 5s are 10. आंसर मिलेगा 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 4. ओके, तो दिस विल बी 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21. नीचे क्या है, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है. 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4. दिस विल बिकम 1156.25. दिस इज अमाउंट. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CI. हमें क्या चाहिए CI. तो CI कैसे मिलेगा, CI हो जाएगा CI is equal to amount minus principal. Amount is 11576.25 minus principal कितना है, principal is 10,000. इन दोनों को माइनस कर लिया, आंसर मिला 1576.25. This is CI of 1.5 year calculated on 6 monthly basis, and this is CI calculated on 10,000 for 1.5 years मगर yearly basis. The only difference is this is calculated on yearly basis, this is calculated on half yearly basis. तो half yearly basis का CI ज्यादा होगा. अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए. मैंने बोला था ना ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा. अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो ये CI में से ये CI को माइनस करो. तो डिफरेंस इज इक्वल टू ये CI क्या है 1576.25 माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस ये CI क्या है 1550. दिस विल गिव मी, this will become 26.25. This is the difference between CI calculated on 6 monthly basis and CI calculated on annual basis. बाकी सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम भी सेम है, मगर ओनली बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ऑन 6 मंथली बेसिस उसका CI ज्यादा होगा और दिस इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस इसका CI कम होगा. क्यों हुआ ऐसा, 6 मंथली बेसिस में 1.5 ईयर में 3 बार कैलकुलेट होगा और ईयरली बेसिस में 1.5 ईयर में सिर्फ 2 ही बार कैलकुलेट होगा, एक एट द एंड ऑफ 1 ईयर और एक एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स. ओके, तो जितनी बार CI कैलकुलेट होता है CI उतना ही बढ़ जाता है. तो दिस इज द डिफरेंस. ओके ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ वन इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 और 3 साल का ड्यूरेशन है, मगर वो 3 साल में स्टार्टिंग के 2 साल सिंपल इंटरेस्ट है और लास्ट का जो 1 ईयर होता है दैट इज
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6 मंथली बेसिस। तो ये 3 इयर्स है, दिस 3 इयर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इयर्स प्लस 1 ईयर। ये जो स्टार्टिंग के 2 साल है वो सिंपल इंटरेस्ट है, और लास्ट का जो 1 ईयर है दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस। कौन से बेसिस पे? हाफ ईयरली। तो वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज गिवन टू अस एज 16,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, मगर वो स्प्लिट हो जाएगा, ये 3 ईयर्स स्प्लिट हो जाएगा। स्टार्टिंग के 2 साल CI और लास्ट का 1 साल CI। स्टार्टिंग के 2 साल SI, लास्ट का 1 साल CI, दैट ऑल्सो हाफ ईयरली बेसिस। ओके, तो CI अगर एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो आंसर अलग मिलेगा। लास्ट ईयर का CI हमें कैलकुलेट करना है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, प्रिंसिपल इज 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20। ओके, ठीक है, तो पहले SI पता करो। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 16,000, रेट कितना है 20, टाइम कितना है 2 इयर्स, क्योंकि 2 साल सिंपल इंटरेस्ट पे रखा हुआ है पैसा, तो टाइम इज 2 इयर्स अपॉन 100। ये 2 जीरोस गए, ये 2 जीरोस गए, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6,400, राइट? आंसर हो गया 6,400। बट रिमेंबर दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका जो अमाउंट बनेगा ना, ये अमाउंट द रिमेनिंग 1 ईयर ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल के बाद अमाउंट कितना है पहले वो पता करना है। तो 2 साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज 16,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6,400। इन दोनों को प्लस किया, आंसर क्या मिला? आंसर हो जाएगा 6 एंड आंसर हो जाएगा 22,400। नाउ दिस अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, दिस अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 इयर्स, this becomes principal for the CI of 3rd ईयर। अब ये अमाउंट, अब ये सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट नहीं होगा, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा। तो इसका प्रिंसिपल है, ये 3rd ईयर का प्रिंसिपल है 22,400। रेट कितना है? रेट इज 20, टाइम इज 1 ईयर, मगर हाफ ईयरली बेसिस पे। तो कोई बात नहीं, हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये कैसे हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। मगर जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है? 22,400, 22,400 into 1 plus R upon 100. R is what? 20. R is 20. तो 20 upon 2 into 100 is what? 200. N upon 2. N कितना है? 1 साल। 3rd ईयर पूरा साल। ओके, पूरे साल CI कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयरली बेसिस पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो दिस विल बिकम 22400। ये 20 अपॉन 200 है, यानी हो जाएगा 10। ओके, 20 दोनों को 20 से डिवाइड किया तो इधर ऊपर 1 मिला, नीचे 10 मिला। इसका LCM ले लिया तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 रेस टू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22400 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया। दिस विल बिकम 224 into 11 into 11 gives me 27104. 27104. This is amount after 3rd year. This is amount after 3rd year. ओके, वापस एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दिया था कि कुछ ओके, A man borrowed 16,000 for 3 years under the following terms. Okay, 16,000 उसने बोरो किया था 3 साल के लिए, मगर स्टार्टिंग के 2 साल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और बचा हुआ 1 साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी हाफ ईयरली बेसिस पे। ओके, तो हाफ ईयरली बेसिस पे ज्यादा होता है। तो पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट पता किया 2 साल का, उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड किया, मुझे अमाउंट मिला 2 साल का।
अब ये अमाउंट अगले थर्ड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल, मगर थर्ड ईयर में सीआई कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड ईयर में हमने सीआई कैलकुलेट किया हाफ ईयरली बेसिस पे। तो हाफ ईयरली बेसिस मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2। तो ये अमाउंट मुझे मिल जाता है 27104। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, फिफ्थ वाला, नाउ दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के देता हूं। व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल मुझे पूछा है। ओके, अमाउंट टू, अमाउंट दिया है मुझे, अमाउंट मुझे दिया है, अमाउंट मुझे दिया है 27,783 इन 1.5 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 1.5 ईयर्स, फ्रैक्शनल फॉर्म में है नंबर ऑफ ईयर्स, एट 10% पर एनम, रेट भी दिया है 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कोई इश्यू ही नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स इवन दो फ्रैक्शनल फॉर्म में है मगर हाफ ईयरली है ना, तो कोई इश्यू ही नहीं है। व्हाट वी विल डू, amount is equal to principal into 1 plus r upon 100, but whenever they have asked us to calculate half yearly, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो व्हाट विल दैट बिकम, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट मुझे दिया है 27783, प्रिंसिपल मुझे नहीं दिया है, इनटू 1 प्लस आर अपॉन 200। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको जरा बाजू में कर लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, जो आंसर मिलेगा उसको न्यूमरेटर से प्लस, यानी 1 से प्लस, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 अपॉन 2 इंटू 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, यहां पे बच गया 3। तो दिस इज इक्वल टू 27783 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। अच्छा, आर तो दिया हुआ है ना, आर इज गिवन एज 10%, तो 10 अपॉन 200 रेज टू, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, यहां पर क्या मिला मुझे आंसर 3, तो इधर आ गया 3, ये जीरो गया, ये जीरो गया, यहां पर हो गया 27783 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया तो हो गया 21 अपॉन 20 रेज टू 3। ओके ओके, मुझे चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27783, ये क्या हुआ है 21 अपॉन 20 रेज टू 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड बाय 21 अपॉन 20 द होल रेज टू 3। कुछ बात समझ में आई, 21 अपॉन 20 द होल रेज टू 3, इधर प्रिंसिपल के साथ क्या हुआ है मल्टीप्लाई, इस पूरे नंबर को उस तरफ भेज दिया तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो व्हाट विल दिस गिव मी, दिस विल गिव मी, दिस विल गिव मी प्रिंसिपल इंटू 27783, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सामने वाले फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 21 रेज टू 3। तो दिस विल बिकम प्रिंसिपल इंटू 27783 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 20 अपॉन 21, इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 27783 can be divided by 21, 27783 divide by 21, this gives me 1323 बराबर, तो 21 और ये डिवाइड हो गया, आंसर मिला 1323। नाउ 1323 कैन अगेन बी डिवाइडेड बाय 21, 1323 डिवाइड बाय 21 गिव्स मी 63, तो ये 21 और ये 1323 गया, इधर आ गया 63। नाउ दिस 63 कैन अगेन बी डिवाइड बाय 21, ये भी 21 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये 21 और ये 63 रिड्यूस हो गया, आंसर आ गया 3। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 गिव्स मी 24,000। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 24,000। ओके, कुछ भी नया किया मैंने, कुछ नहीं किया, मुझे एक इक्वेशन मिला था, इस इक्वेशन में एक ही अननोन था, विच वाज व्हाट प्रिंसिपल।
विच वॉज प्रिंसिपल, दैट वॉज द ओनली थिंग अननोन। तो ट्रांसपोज किया, सॉल्व किया, मिल गया। ओके, वी हैव डन सच क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। सिक्स्थ वाला, अशोक इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी। ओके, यहाँ पे दो चीजें, एक अशोक है एंड सेकेंड पर्सन इज गीता, सेकेंड पर्सन इज गीता। ओके, अशोक इन्वेस्ट कर रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो व्हाट द प्रिंसिपल इज। गीता इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जितना अशोक ने किया उतना ही गीता ने भी किया है। तो अशोक का नहीं मालूम है तो ऑफ कोर्स गीता का भी नहीं मालूम है, मगर इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है। ओके, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है। एट 20% पर एनम, अच्छा अशोक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, गीता का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, गीता का भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो गीता का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 20% है। ओके, कंपाउंडेड ईयरली, अच्छा ये कैसा हो रहा है, कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली यानी एनुअली, और गीता का कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली, गीता का हाफ ईयरली, दोनों का भी सीआई ही है। ओके, अशोक ने भी सीआई में इन्वेस्ट किया है, गीता ने भी सीआई में इन्वेस्ट किया है, मगर गीता ने हाफ ईयरली में इन्वेस्ट किया है, अशोक ने ईयरली में इन्वेस्ट किया है, अशोक ने ईयरली में इन्वेस्ट किया है। तो मुझे बताओ, अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स दोनों का सेम है क्या? ओके ओके ओके, कंपाउंडेड नहीं, 20% per annum compounded yearly, Geeta invest equal amount of money at the same compounded yearly, if Geeta gets rupees 33 more than Ashok in 18 months, okay, दोनों का नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है, 18 मंथ्स। अब यहां पर भी 18 मंथ्स है, अशोक ने भी 18 महीने के लिए रखा हुआ है, गीता ने भी 18 मंथ्स के लिए रखा हुआ है। अब मुझे बताओ, प्रिंसिपल सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, नंबर ऑफ ईयर्स सेम, ये भी अशोक भी सीआई में इन्वेस्ट किया है, गीता ने भी सीआई में इन्वेस्ट किया है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर भी गीता को ज्यादा पैसा मिलेगा, फिर भी गीता को ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि गीता ने हाफ ईयरली में इन्वेस्ट किया है, जब हाफ ईयरली में इन्वेस्ट किया है तो साल में 2 बार कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जितनी बार कैलकुलेट होगा उतनी बार बढ़ेगा। अशोक ने ईयरली बेसिस पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका साल में एक ही बार कैलकुलेट होगा, और गीता का साल में 2 बार कैलकुलेट होगा, तो गीता विल गेट मोर कंपाउंड इंटरेस्ट देन अशोक। ठीक है, अब हमको दिया भी है कि गीता को कितना ज्यादा मिल रहा है, 33 रुपीज मोर देन अशोक, तो एक्चुअल डिफरेंस दिया हुआ है। अब मैं यूनिटरी मेथड फॉलो करूंगा, मैं प्रिंसिपल नहीं दिया है तो मैं प्रिंसिपल को एज्यूम करूंगा 100, यहां पर भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100। अब मैं इमेजिनरी प्रिंसिपल से मैं इमेजिनरी नॉट सीआई, यहां पे गीता को 33 रुपीज मोर मिला है अशोक से, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। तो अशोक का पहले मैं अमाउंट पता करूंगा, फिर गीता का भी मैं अमाउंट पता करूंगा, और ये दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो इमेजिनरी डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस को मैं ये डिफरेंस से कंपेयर करूंगा बाय यूनिटरी मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो यहां पे अमाउंट पता करने के लिए मैं करता हूं, यहां पर फॉर्मूला ले लिया, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। ओके, ये एनुअल बेसिस है और नंबर ऑफ ईयर्स 18 मंथ्स है, 18 मंथ्स यानी कितने ईयर, 1.5 ईयर। अब यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स इज 1.5 ईयर्स और ईयरली बेसिस है, ईयरली बेसिस है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R इज हाउ मच, 20 अपॉन 100 रेज टू 1.5 ईयर है ना, तो 1.5 ईयर का 1 ईयर इधर आ जाएगा और 20 अपॉन 100 ये हाफ ईयर इधर आ जाएगा। ओके, स्प्लिट हो जाता है 1.5 ईयर जब ईयरली बेसिस पे होगा, एनुअल 6 मंथली बेसिस में स्प्लिट नहीं होता है, इसमें सेम ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस
r upon 100 रेस टू 1.5 ईयर। अब 1.5 ईयर को, मगर ये 6 मंथली बेसिस है, याद रखना ये 6 मंथली बेसिस है। तो जब ये 6 मंथली बेसिस होता है तो मैं स्प्लिट नहीं करूंगा, मगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और रेट को 2 से डिवाइड करूंगा। ओके, 1.5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले नंबर को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 1 2, जो आंसर मिलेगा उसको न्यूमरेटर से प्लस, तो 2 1 2 प्लस 1 इज 3, 3/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 3। तो दिस विल बी प्रिंसिपल इज 100, 1 प्लस r इज 20 अपॉन 200, 1.5 इंटू 2 को कैलकुलेट किया तो मुझे आंसर क्या मिला है 3, तो इधर आ गया 3। इसको स्प्लिट किया क्या मैंने, नहीं, जब हाफ ईयरली होता है तो नंबर ऑफ ईयर्स को स्प्लिट नहीं करते, जब ईयरली बेसिस होगा और नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो स्प्लिट करेंगे, एक ईयर इधर हाफ ईयर इधर, और ये हाफ ईयर को मैं 6 मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमेशा याद रखना ये अमाउंट बड़ा होगा, गीता को ज्यादा पैसा मिलेगा, अशोक को कम पैसा मिलेगा, क्योंकि ये हाफ ईयरली बेसिस पे है। तो दिस विल बिकम प्रिंसिपल क्या लिया है हमने, प्रिंसिपल लिया हुआ है 100। ओके, तो दिस इज 100 इंटू 1 प्लस 20/100 को रिड्यूस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/5। 1 प्लस इधर 20/200 है, 20/200 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/10, राइट, 1/10। 1.5 इंटू, सॉरी, सिर्फ हाफ इंटू 2 है, दिस इज नॉट 1.5, हाफ, 1 इधर चला गया, हाफ इधर आया, हाफ इंटू 2 इज 1, हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 2, 2 गया 2 गया 1 बचा, तो 1 इधर आ गया। दिस विल गिव मी 100, इधर एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 6/5 इंटू, ये हो जाएगा 11/10, एलसीएम लेने के बाद रेज टू 1, तो खत्म हो गया। दिस विल बिकम, दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट, ये जीरो गया, ये जीरो गया, दिस विल बी 10 into 6 into 11 is 660 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा है 5, 660 डिवाइड बाय 5 gives me 132, but this is not the original amount, this is the imaginary amount, this is the imaginary amount जो किसको मिला है, अशोक को मिला है। उसी तरह से अब गीता को जो अमाउंट मिला है वो कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 20/200 इज नथिंग बट 1/10 रेज टू 3, ये हो जाएगा 100, इनका एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 11/10 रेज टू 3, दिस विल बिकम 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, आगे कुछ नहीं करने के लिए। तो 11 इंटू 11 इंटू 11/10, दिस विल गिव मी 1331/10, दिस गिव्स मी 13133.1। जब भी डिवाइड बाय 10 रहेगा तो पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे, तो पॉइंट को हमने एक डिजिट पीछे लेके गया, आंसर मिला 133.1। दिस इज अमाउंट ऑफ गीता, दिस इज अमाउंट ऑफ गीता, एंड दिस इज अमाउंट ऑफ अशोक, दिस इज अमाउंट ऑफ अशोक। गीता को ज्यादा मिला है, अशोक को कम मिला है। अब डिफरेंस लेंगे तो अब हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, when प्रिंसिपल इज 100, प्रिंसिपल जब इमेजिनरी था 100, हमने दोनों में भी प्रिंसिपल क्या लिया है 100, मगर क्या ये एक्चुअल प्रिंसिपल है, नहीं। तो इस प्रिंसिपल से जो अमाउंट मिला क्या ये एक्चुअल अमाउंट है, नहीं, इमेजिनरी अमाउंट है। ये भी इमेजिनरी प्रिंसिपल है, ये भी इमेजिनरी अमाउंट है। तो जब व्हेन प्रिंसिपल इज 100 देन डिफरेंस इज दिस इज इमेजिनरी डिफरेंस। डिफरेंस कितना होगा 133.1 माइनस 132, तो 133.1 माइनस 132 will give me 1.1, difference is 1.1, and when
अब इसको ओरिजिनल से कंपेयर करो। ओरिजिनल प्रिंसिपल मालूम है क्या? नहीं, ओरिजिनल प्रिंसिपल इज x एंड व्हेन प्रिंसिपल इज x देन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अब ओरिजिनल डिफरेंस लेंगे। ओरिजिनल डिफरेंस हमें दिया है क्वेश्चन में, गीता को कितने ज्यादा मिले? 33। तो ओरिजिनल डिफरेंस इज 33। ये एक फ्रैक्शन बन गया, ये एक फ्रैक्शन बन गया, दोनों के बीच में इक्वल देंगे, दैट इज हाउ वी कंपेयर। ओके, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन x इज इक्वल टू 1.1 अपॉन 33। तो x दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है, ओनली थिंग यू कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 100 इंटू 33, 100 इंटू 33। अब x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 33 डिवाइड बाय 1.1। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 10। अगर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये हो जाएगा 100 इंटू 33 इंटू 10 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 10 विल गिव मी 11। 11 3s आर 33, 11 गया 33 गया, रिड्यूस हो गया, 3 बचा। आंसर इज 3000। 100 into 3 into 10 is 3000. So this is the original principle. This is the original principle. Okay? तो कुछ नया नहीं किया हमने, सब कुछ पहले किया था सेम वैसे ही किया है। पहले नॉर्मली हमको डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई बोलते थे, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। पहला वाला भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरा वाला भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, मगर पहला वाला एनुअल बेसिस पे है और दूसरा वाला हाफ ईयरली बेसिस पे। बाकी सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल सेम, रेट सेम, नंबर ऑफ ईयर सेम। पहला वाला भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरा वाला भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, मगर पहला वाला ईयरली बेसिस पे है, दूसरा वाला हाफ ईयरली बेसिस पे है। तो हाफ ईयरली बेसिस पे जो होता है वो हमेशा ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th वाला बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। एट व्हाट रेट परसेंट, रेट ऑफ परसेंट हमें नहीं मालूम है, per annum will a sum of 62,000. Now what is this 62,500? This is principal. Earn a compound interest दिया हुआ है, compound interest कितना दिया है? 5,100. टाइम कितना दिया है? 1 year. तो टाइम is equal to 1 year. Then the interest is to be compounded half yearly. Okay, interest half yearly कैलकुलेट करना है और हमें क्या पता करना है? We have to find out the rate of interest. ठीक है, मुझे अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ओके, सीआई दिया है। अगर प्रिंसिपल दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो आई कैन कैलकुलेट अमाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूंगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना है? 62,500, दिस इज द प्रिंसिपल। और सीआई कितना है? सीआई इज 5,100। दिस विल गिव मी 67,600, राइट? 67,600। दिस इज व्हाट अमाउंट। और यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है ना, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। ओके, प्रिंसिपल यानी स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अमाउंट मुझे मिल गया, अमाउंट इज 67,600। ओके, अब मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखूंगा। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। मगर कौन सा है ये? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को हम लोग 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड के फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज से ही चालू हो गया था। 6 मंथली बेसिस होगा, हाफ ईयरली बेसिस होगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड, दैट इज व्हाट वी डू। ओके, इसमें कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। नाउ सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो, एक इक्वेशन में एक अननोन होगा, वी कैन सॉल्व इट। अमाउंट कितना है? अमाउंट इज 67,600। प्रिंसिपल कितना है? नहीं, अच्छा प्रिंसिपल दिया है ना, प्रिंसिपल इज 62,500, तो प्रिंसिपल इज 62,500 इंटू 1 प्लस आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अननोन। 2 इंटू 100 गिव्स मी 200। n इंटू 2, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स इज 1 ईयर, तो यहां पर आ गया 1 इंटू 2। ओके,
ये 62,500 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी 67,600 डिवाइड बाय 62,500 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 200 raised to 2. Now the only way to solve this question, हम ये स्क्वायर को इधर भेज के स्क्वायर रूट कर सकते हैं, ओके, स्क्वायर रूट कर सकते हैं, या तो फिर इसको रिड्यूस करो और इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ले आओ, ओके, एक ही बात होगी। तो बेटर ये है कि इसको रिड्यूस कर लो लेफ्ट हैंड साइड को और इसको रिड्यूस करके स्क्वायर के फॉर्म में लाओ। तो जब दोनों पावर इक्वल है तो दोनों बेस भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज व्हाट वी विल डू। तो ये वी हैव डन सच क्वेश्चंस अर्लियर, लेट अस डू इट अगेन। यहां पे हो जाएगा ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना बचा 676 अपॉन 625 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 200 raised to square. Now 625 is nothing but square root of 25 and 676 is nothing but square root of 26. Okay, तो 26 into 26 अगर मैं करता हूं 26 into 26 this gives me 676. तो 676 is nothing but 26 का स्क्वायर and 625 is nothing but 25 का स्क्वायर, that is equal to 1 plus r upon 200 raised to square. This will give me 26 upon 25 the whole square is equal to 1 plus r upon 200 the whole square. ओके दो, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है मगर दोनों के पावर भी इक्वल है, तो दोनों के बेसिस भी इक्वल ही होने चाहिए। So therefore what I will get 26 upon 25 is equal to 1 plus r upon 200. कुछ बच्चे यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे, कुछ 1 को उधर भेज देंगे, बोथ आर राइट, ओके, दोनों भी राइट है। मैं 1 को पहले इधर ले लेता हूं, 1 यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 26 अपॉन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन 200। क्या ये 200 को पहले उधर भेज सकते थे? नहीं, आंसर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ट्रांसपोजिंग के वक्त बॉड मास को रिवर्स में लेना है। ये हो जाएगा 26 माइनस 25 अपॉन 25, मैंने एलसीएम ले लिया, आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू r अपॉन 200। तो r इज इक्वल टू, ये 200 को अब उधर भेज दो, ये 200 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी 200 अपॉन 25। नाउ 200 अपॉन 25 इज नथिंग बट 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया 8। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ 8th वाला भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन था, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स अननोन है। सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, आई थिंक यू कैन डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी इजी, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस, just substitute in the formula and we can calculate the answer. In what time, तो टाइम हमें नहीं मालूम है, तो n is equal to dash, will rupees 1500 yield rupees 496.50 as compound interest? Of course this is principal, so principal is 1500 and it will yield rupees 496.50 as compound interest। तो compound interest दिया है 496.50, ये कंपाउंड इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक ईयर का नहीं दिया है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसा नहीं बोला है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे ड्यूरेशन का है। ओके, जो भी ड्यूरेशन होगा इसका 2 साल, 3 साल, 1.5 years, तो ये पूरे ड्यूरेशन का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द होल ड्यूरेशन? व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द अमाउंट, फाइनल अमाउंट, कि वो जो भी ड्यूरेशन खत्म होता है उसमें शायद 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जो फाइनल अमाउंट है वो, माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, दिस विल गिव मी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं बोला है कि सेकेंड ईयर का चाहिए या फर्स्ट ईयर का चाहिए या सिर्फ थर्ड ईयर का चाहिए, देन आई विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन। ठीक है, पूरे सबका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है, ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन इज 496.50। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है 20% पर ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20% एंड दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. आई कैन डू इट विदाउट फॉर्मूला, आई कैन डू इट विथ फॉर्मूला, मगर हाफ ईयरली है तो विथ फॉर्मूला ज्यादा प्रेफरेबल है. तो फॉर्मूला हमने ले लिया, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. अमाउंट कितना है? अमाउंट हमें नहीं मालूम है, वी डोंट नो व्हाट द अमाउंट इज. प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 1500 इंटू अच्छा प्रिंसिपल दिया है और सीआई दिया है, तो अमाउंट तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना. वी कैन कैलकुलेट अमाउंट. हाउ? माइनस पी को उधर भेज दो, उधर जाके प्लस पी हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू सी आई प्लस पी. सी आई कितना है? 496.50 और प्रिंसिपल कितना दिया है? 1500. इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिलेगा 1996.50. दिस इज द अमाउंट. तो अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके तो अमाउंट कैलकुलेट कर लिया. वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर. अमाउंट की जगह पे मैं लिख सकता हूं. अमाउंट क्या है? 1996.50 इज इक्वल टू 1500 जो है 1 प्लस आर. वी नो व्हाट इज आर. आर इज 20. तो यहाँ पे 20 अपॉन 100 रेज टू n. n मुझे नहीं मालूम है. वी डोंट नो व्हाट इज n, बट वी नो दैट दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड. दैट इज व्हाट इज, ये फॉर्मूला ही ऐसा है हाफ ईयरली का. तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम नाउ 1500 into 1 plus 20 upon 200. 20 upon 200 is nothing but 1 upon 10. Right? 1 upon 10. This is n into 2. Okay? तो एक इक्वेशन मुझे मिला है. इस पूरे इक्वेशन में देर इज जस्ट वन अननोन एंड दैट इज n. तो आई कैन फाइंड आउट n. एक वेरिएबल में, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है, आई कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली. सिर्फ ट्रांसपोज करना है यहाँ पे. तो ये हो गया 1500 इंटू दिस विल बी 11 अपॉन 10 रेज टू n इंटू 2. दिस इज 1996.50. 1500 को इस तरफ भेजते एज यूजुअल. तो ये 1996.50 1500 को इस तरफ भेज दिया, यहां पर आके ये डिवाइड हो गया. 1500 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 रेज टू 2n. ओके नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व दिस. इसका पहले डेसिमल पॉइंट हटाएंगे न्यूमरेटर का, बाद में इसको रिड्यूस करेंगे. तो इसका डेसिमल पॉइंट हटा के रिड्यूस कर लिया तो मुझे मिलेगा, सो दिस बिकम्स 19965 डिवाइड बाय 150000. मैंने क्या किया? ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि डेसिमल पॉइंट हटा सको न्यूमरेटर का. ओके एंड दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 रेज टू 2n. राइट साइड को सॉल्व नहीं कर सकते, इट विल स्टे एज इट इज. अब इसको रिड्यूस करेंगे. 0 गया, एक 0 गया, एक 0 गया. इसको भी 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया तो मिला 3993. इसको 5 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 3000. नाउ बोथ ऑफ दिस कैन अगेन बी डिवाइडेड बाय 3. अब ये दोनों 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड किया, दिस विल बी 1331. इसको भी 3 से डिवाइड किया तो ये मिला 1000. सो फाइनली आई गॉट 1331 अपॉन 1000. बट 1331 इज क्यूब ऑफ 11. ये 11 का क्यूब है, तो 1331 को मैंने लिख दिया 11 का क्यूब. एंड 1000 इज 10 का क्यूब, तो यहां पे लिख दिया 10 का क्यूब इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 रेज टू 2 अपॉन n. ओके नाउ दोनों देखो बेसिस मुझे ऑलमोस्ट सेम मिल गए. ऑलमोस्ट सेम क्या, सेम ही मिल गए. तो ये 11 अपॉन 10 क्यूब ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 क्यूब इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 रेज टू 2n. Now the bases are equal. Now if the equation is equal, left hand side is equal to right hand side. Left hand side में बेस है, इंडेक्स है. राइट हैंड साइड में बेस है, इंडेक्स है. उनमें से बेस और बेस इक्वल है, इसका मतलब दोनों का पावर भी तो सेम होगा. बोथ द पावर हैज टू बी सेम. तो ये हो जाएगा therefore 2n is equal to 3. Okay, 2n is equal to what? 3.
तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5, तो नंबर ऑफ ईयर्स इज 1.5। ओके, तो देयर वाज नथिंग चैलेंजिंग इन दिस क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला लिया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व हो गया, कुछ भी अलग नहीं किया इसमें। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इजी। 9th वन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया यहाँ पे हमने, सिर्फ फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लिया। ओके, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड। ओके, द ओनली थिंग हियर वाज कि यहाँ पे रेज टू 6 है। अब जब ये रेज टू 6 होता है ना, तो वी कैन नॉट सॉल्व इट नॉर्मली, हम उसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने को क्या मिला, 103/100, 103/100, 103/100 को अगर मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100 इंटू 103/100, तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट आई डू इज मैं नॉर्मल मेथड से जरा सा अलग मेथड करता हूं। यहाँ पे 103/100 है, रादर देन डूइंग दिस मैं 103 को 100 से डिवाइड कर देता हूं, 103 को 100 से एक्चुअल में डिवाइड कर देता हूं, मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 1.03, राइट, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला गया, 1.03। अब 1.03 रेज टू 6, तो 1.03 रेज टू 6 का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही दिया है। This is 1.03 raised to 6, 1.03 raised to 6, this is 1.194052। तो तुम बोलोगे सर ये बाकी वैल्यूज क्यों दिए हैं, तो बाकी वैल्यूज इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर उन्होंने एक ही वैल्यू दिया होता तो लोगों को पता चल जाता कि भाई 1.03 आंसर आना ही है। ओके, तो बाकी वैल्यूज दिए हैं, ओके, बट वी डोंट नीड टू यूज इट, we don't need to use it, and if there is some other method I cannot say, but I don't think कि किसी भी मेथड में ये वैल्यूज का यूज होगा। तो 1.03 रेज टू 6 इज गिवन टू अस, तो ये 103/100 हो गया 1.03, एंड 1.03 रेज टू 6 का वैल्यू 1.194052 मैंने कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 3500 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर मिला 4179.182, बट दिस इज द अमाउंट। ओके, दिस इज द अमाउंट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CI। ओके, कैलकुलेट द CI, वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द CI। तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट जो मिला ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 3500, ये 3500 मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या मिला मुझे, CI, दैट इज 679.18। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन। Question number 10, find the difference between compound interest and simple interest on rupees 12,000 in 1.5 years at 10% compounded yearly. We have done this question many times. The only difference here is, अभी ये question हमने कहाँ किया है, exact same question is in exercise 2B, question number 2, and there are many more. Okay, बहुत सारा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, वो भी डिफरेंस का ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, और ओके, तो देर आर मेनी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कर सकते, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, बट द ओनली डिफरेंस हियर बीइंग, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इट्स नॉट 1 ईयर और 2 ईयर, इट्स 1.5 ईयर, फ्रैक्शनल फॉर्म में है और कंपाउंडेड ईयरली है। ओके, तो व्हाट डू वी डू, जब भी नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा और कंपाउंडेड ईयरली होगा, तो यहां पे हमने जो किया है, क्वेश्चन नंबर 3C की ही अगर बात करें तो 3C में भी हमने काफी क्वेश्चंस ऐसे किए हैं। ओके, तो व्हाट डू वी डू, द ओनली डिफरेंस हियर इज, आई विल, पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज 12,000, दिस इज द प्रिंसिपल। I have to find out compound interest as well as simple interest. Okay, principal is 12,000. Time is 1.5 years, and rate of interest is 10%. Rate of interest is 10%, but it is compounded yearly. तो compounded yearly जब भी होगा ना, तो number of years जो fractional form में होता है, 1 साल का अलग पता करेंगे, हाफ ईयर का अलग पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर
अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। अब इसमें से एक ईयर हम लोग ईयरली बेसिस पे करेंगे, ईयरली बेसिस पे करेंगे, और हाफ ईयर जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पे करेंगे, हाफ ईयरली बेसिस पे। इवन दो क्वेश्चन में कहीं पर भी हाफ ईयरली बेसिस नहीं बोला है, दे हैव ओनली आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ईयरली बेसिस, कंपाउंडेड ईयरली। फिर भी मैं हाफ ईयरली बेसिस पे करूंगा। कौन से ईयर का? ये हाफ ईयर का। और ये 1 ईयर का किस पे करूंगा? एनुअल बेसिस पे, यानी ईयरली बेसिस पे। तो फॉर्मूला विल बी ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज व्हाट 12,000 इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100 रेज टू एन। अब यहां पे एन में क्या ले लूंगा? ये 1 को ईयरली बेसिस पे, और बचा क्या? हाफ। इसको मैं करूंगा हाफ ईयरली बेसिस पे। तो आर इज 10 अपॉन 100 रेज टू एन। एन कितना है? हाफ। मगर इसको हाफ ईयरली बेसिस पे अगर करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड। ओके, इसको सॉल्व कर दिया तो मुझे अमाउंट मिल गया। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, मुझे सीआई मिल गया। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोग पता कर ही लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी इजी। सिंपल इंटरेस्ट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको सॉल्व करके कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर लेंगे। मैं सीआई यहाँ पे पता सिंपल इंटरेस्ट पता करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल इज हाउ मच? प्रिंसिपल इज 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10। टाइम इज 1.5, 1.5 becomes 3/2 डिवाइड बाय 100। ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 2। ये 2 जीरोस गए, ये 2 जीरोस गए, ये 2 गया, ये 2 6 are 12, 0 का 0, ऊपर बचेगा 60 इंटू 10 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एसआई मिल गया। और यहाँ पे अमाउंट पता करके अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करेंगे तो सीआई मिल गया। सीआई माइनस एसआई हमें पूछा है, कर लेंगे। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ओके, वी विल डू द नेक्स्ट वन नाउ। सो नाउ दिस वन इज वेरी इजी। इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल हमें दिया है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 1.5 ईयर्स, फ्रैक्शनल फॉर्म में है नंबर ऑफ ईयर्स, बट ईयरली बेसिस नहीं है, हाफ ईयरली बेसिस है। तो जब हाफ ईयरली बेसिस होता है तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वी डू नॉट स्प्लिट। ईयरली बेसिस होगा तब स्प्लिट करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स को, मगर का हाफ ईयरली है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वी विल डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N। प्रिंसिपल हमने कितना लिया? प्रिंसिपल हमने लिया 12,000 into 1 plus R, R is 10 upon 100, नंबर ऑफ ईयर्स इज 1.5, 1.5 है, 1.5 विल बी 3 upon 2। ओके, अब मगर ये हाफ ईयरली बेसिस में है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2। तो अगर इसको मैंने एक स्टेप अगर मैं और करता हूं तो दैट इज 12,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 200, यहां पर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 अपॉन 200 को रिड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू 3। ओके, रेज टू 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बी नथिंग बट 11 अपॉन 10 रेज टू 3, और यहां पे कितना है? 12,000। ओके, तो दिस विल बी 12,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, क्योंकि रेज टू 3 था। ये जीरो गया, 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 ये जीरो गया। 11 का क्यूब हम लोग जानते हैं, इट इज 1331, राइट? ओके, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इज 1331 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये जो भी है दैट इज द अमाउंट। इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? सीआई। सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सीआई मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट जैसे पहले किया था एग्जांपल नंबर 10 में, सेम वैसी सीआई पता, एसआई पता कर लेंगे, एंड सीआई माइनस एसआई विल गिव मी द डिफरेंस। ऑफ कोर्स सीआई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एसआई, तो हम लोग सीआई माइनस एसआई ही करेंगे।
Okay, that's it. We have finished the exercise now.